नमस्ते दोस्तों। डेट है आज 17 अप्रैल 2023 और आपका स्वागत है डीयू एग्जाम न्यूज़ में। फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोट के साथ। आसमां को झुकाने हम चले हैं, नई बुलंदियों को पाने हम चले हैं, भरोसा खुद की मेहनत पर, यूं ही नहीं तूफानों से बाजी लगाने हम चले हैं। तो ये था आज का मोटिवेशनल कोट। शुरू करते हैं आज की वीडियो में उत्तराखंड एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें और कुछ करंट अफेयर की खबरें, नेशनल और रीजनल करंट अफेयर। पहली खबर है, प्रवक्ताओं के 1400 पदों पर की जाएगी सीधी भर्ती। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को शिक्षा विभाग जल्द भेजेगा प्रस्ताव। तो बहुत बड़ी अपडेट है आज की। शिक्षा विभाग में प्रवक्ताओं के 1400 पदों पर भर्ती की जाएगी। जल्द ये भर्ती शुरू होगी और इसमें अधियाचन जल्द शिक्षा विभाग उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को भेजेगा। विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है जिसे राज्य लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा। विभाग ने सहायक अध्यापक एलटी के खाली पदों पर भी भर्ती के लिए जिलों से जानकारी मांगी है। अधिकारियों के मुताबिक सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती चल रही है और शिक्षकों की सेवानिवृत्ति एवं अन्य वजह से जो भी पद खाली हो जाते हैं उन पर भी भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। नया शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है, लेकिन खासकर पर्वतीय जिलों में स्कूलों में शिक्षकों की खासी कमी है। अधिकतर पर्वतीय जिलों में शिक्षकों के 25 से 30% पद खाली हैं, या जहां छात्र छात्राओं के पास सरकार की ओर से मिलने वाली मुफ्त पाठ्य पुस्तकें अब तक नहीं पहुंच पाई। वहीं पर्याप्त शिक्षक न होने से स्थिति और लड़खड़ा गई है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक वर्तमान में प्रवक्ताओं के 3000 से अधिक और सहायक अध्यापक एलटी के 1300 से अधिक पद खाली हैं। तो फ्रेंड्स, वर्तमान में जो लेक्चरर के 3000 से पद अभी खाली हैं और एलटी के 1300 से पद खाली हैं। इनके लिए जल्द ही अधियाचन शिक्षा विभाग लोक सेवा आयोग को भेजेगा और इसमें भर्ती की जाएगी। इसके अलावा अधिकतर इंटरमीडिएट कॉलेजों में प्रधानाचार्य भी नहीं है। हालांकि शिक्षा विभाग की ओर से प्रधानाचार्य के पदों को भरने के लिए नियमावली बनाई गई है। प्रवक्ताओं के 1400 पदों पर भर्ती होने जा रही है। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से प्रस्ताव भेजा जा रहा है, जबकि प्रधानाचार्य के 625 पदों पर भर्ती के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। सहायक अध्यापक एलटी के पदों के लिए भी आयोग को प्रस्ताव भेजा जाएगा। सीमा जौनसारी माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा ये कहा गया है। हाईकोर्ट के आदेश पर भी नहीं हुआ अमल। हाईकोर्ट ने पर्वतीय जिलों में शिक्षकों के 70% से अधिक खाली पदों वाले स्कूलों से शिक्षकों को कार्यमुक्त न करने का आदेश दिया था, लेकिन शिक्षा विभाग ने इस आदेश पर कोई अमल न करते हुए शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। एक्ट बना पर शिक्षक और अधिकारी नहीं चढ़े पहाड़। प्रदेश के शिक्षकों और कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों के लिए सरकार की ओर से तबादला एक्ट बनाया गया, लेकिन ऊंची पहुंच रखने वाले अधिकारी कर्मचारी इसके बाद भी पहाड़ नहीं गए। यही वजह है कि विभिन्न पर्वतीय जिलों में शिक्षकों और अधिकारियों के पद खाली हैं। रुद्रप्रयाग जिले में न सीईओ है, न डीईओ बेसिक और न ही माध्यमिक। नैनीताल जिले में भी डीईओ नहीं है और चंपावत जिले में सीईओ पर डीईओ का पद खाली है। तबादला एक्ट पर नहीं हुआ पूरी तरह से अमल। प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों के पहाड़ न चढ़ पाने की एक वजह यह भी है कि तबादला एक्ट पर पूरी तरह से अमल नहीं हुआ है। वर्ष 2018 और 19 में 10% से अधिक तबादले किए जाने की बाध्यता लगा दी गई थी, जबकि वर्ष 2020 और 21 में कोविड की वजह से तबादला सत्र शून्य घोषित किया गया। वर्ष 2022 में भी 15% से अधिक तबादले न किए जाने की बाध्यता लगाई गई। तो फ्रेंड्स, ये थी अपडेट, महत्वपूर्ण अपडेट। उत्तराखंड प्रवक्ता जो भर्ती होगी, जल्द ही इसका अधियाचन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। अगली अपडेट है, दून में 54 केंद्रों पर सीडीएस और एनडीए की परीक्षा कल संपन्न हुई। रविवार को 54 परीक्षा केंद्रों पर सीडीएस प्रथम और एनडीए व नेवल एकेडमी की प्रवेश परीक्षा हुई। नोडल अधिकारी परीक्षा एवं सीडीएस एडीएम एफआर रामजी शरण शर्मा ने बताया कि संघ लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को देहरादून जिले के 21 परीक्षा केंद्रों पर सीडीएस प्रथम परीक्षा 2023 आयोजित की गई, जबकि 33 परीक्षा केंद्रों पर एनडीए नेवल एकेडमी की परीक्षा की गई। जिलाधिकारी के निर्देश पर परीक्षा सामग्री कड़ी सुरक्षा के बीच केंद्रों पर पहुंचाई गई और परीक्षा के लिए 3 जोनल और 10 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात रहे। परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया गया। सीडीएस प्रथम 2023 3 पालियों में हुई। प्रथम पाली में पंजीकृत 9201 अभ्यर्थियों में से 5915 उपस्थित रहे और 3216 अनुपस्थित रहे। द्वितीय पाली में 5985 और परीक्षार्थी उपस्थित रहे। 3306 अनुपस्थित रहे। तृतीय पाली में पंजीकृत 4447 अभ्यर्थियों में से 2744 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। 1703 अभ्यर्थियों ने छोड़ी एनडीए एवं नेवल एकेडमी की परीक्षा। नेक्स्ट अपडेट है, करंट अफेयर से जुड़ी अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के हाथों सम्मानित हुई डॉक्टर जोशी। हेस्को, फ्रेंड्स, जो हेस्को है जिसकी स्थापना 1989 में अनिल प्रकाश जोशी द्वारा, जो पर्यावरणविद है, इनके द्वारा इस संस्थान की स्थापना की गई थी। हेस्को के संस्थापक पद्मश्री
डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को मेरठ के नानकचंद एंग्लो संस्कृत महाविद्यालय में गंगा दान अमरीश शर्मा चैरिटेबल सोसाइटी की ओर से सम्मानित किया गया। समाज की भलाई और पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पंकज मित्तल के हाथों सम्मानित किया गया। डॉक्टर जोशी ने कहा कि जब विश्व में इकोनॉमिक्स क्राइसिस थी तो जीडीपी को लाया गया, और आज विश्व भर में इकोलॉजिकल क्राइसिस है तो जीईपी होनी चाहिए, ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट का कंसेप्ट। ये अनिल प्रकाश जोशी द्वारा दिया गया, ये एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। जो हवा मिट्टी पानी का ब्यौरा दें। कार्यक्रम में इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश वी के बिरला, वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र कुमार शर्मा, राजेंद्र शर्मा, अमित कुमार शर्मा आदि उपस्थित रहे। तो फ्रेंड्स ये थे अनिल प्रकाश जोशी को सम्मानित किया गया पूर्व सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के हाथों। 4 गांव होंगे पर्यटन क्षेत्र घोषित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जौनसार के नागठात पहुंचकर नाग देवता मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत की और इस अवसर पर उन्होंने पूजा अर्चना कर प्रदेश और देश की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि नागथात, बिरोड़, मुंगाथात और अषाढ़ थात, 3 थात होते हैं फ्रेंड्स, नागथात, बिरोड़ थात, मंगाथात और अषाढ़ थात को पर्यटन क्षेत्र घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्र के लिए भी कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के मेले में संस्कृति और राज्य तक सीमित है, उन्हें देश विदेश में पहचान मिले, इसके लिए राज्य सरकार लगातार कार्य करी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नागथात मंदिर प्रांगण के सुंदरीकरण और विस्तारीकरण, परोला विधानसभा के अंतर्गत डोरागी मंदिर मोटर मार्ग के नवनिर्माण की घोषणा भी की है। मुख्यमंत्री ने मेले में थौलों का इतिहास सैकड़ों वर्ष पुराना है और हमारे पूर्वजों की अपनी धरोहर को बचाने के लिए तथा उसके संरक्षण को महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सरकार मेलों के संरक्षण और उत्तराखंड की लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए विकल्प सहित रहित संकल्प को पूरा करने में सबका सहयोग प्राप्त होगा। उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बनेगा। इस अवसर पर धनौल्टी विधायक प्रीतम सिंह पाल, राजपुर विधायक रामदास, परोला विधायक दुर्गेश लाल भी विचार रखें। अगले अपडेट है बिस्सू मेले में लोक नृत्यों की रही धूम। खत उद पाल्टा के चबरिया स्थल पर 35 साल बाद बनाया गया भव्य बिस्सू मेला। आजकल जौनसार बाबर में बिस्सू पर्व की धूम है। खत उद पाल्टा के चबरियावा नामक रमणीय स्थल पर 35 वर्षों बाद बिस्सू मेले का आयोजन किया गया और जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। लोक नृत्यों ने मेलों की रौनक बढ़ा दी और लोक पर्व बिस्सू का जश्न परंपरागत रूप से मनाने को कई गांव के लोग गाजे बाजे के साथ चबरियावा गांव पहुंचे और परंपरागत पोशाक पहनकर ग्रामीणों ने ढोल ढमाऊं और रणसिंगे की थाप पर लोक नृत्य की प्रस्तुति से नई पीढ़ी को संस्कृत और रीति नीति से परिचित कराया। गौर हो कि खत उद पाल्टा के बिस्सू मैदान चबरियावा नामक स्थान पर उद्यान विभाग ने प्लांटेशन का कार्य कराया। खत के ग्रामीणों ने 1 महीने पहले ही कार्य बंद करवा दिया था, जिसके बाद उद्यान विभाग ग्रामीणों के बीच वार्ता के बाद बिस्सू मेले के स्थान की व्यवस्था की गई। प्रधान मोहनलाल शर्मा का कहना 35 वर्ष बाद फिर से खत के लोगों ने बिस्सू मेले की शुरुआत की है और अपनी जौनसारी पोशाक पहनकर तांदी नृत्य किया। इसमें तांदी नृत्य किया गया और दिन भर हारुल, जैता, रासो लोक नृत्य चलता रहा। महिलाओं और पुरुषों ने मेले का पूरा आनंद उठाया। इसके साथ ही बमराड़, पंजिया डांडा, कुर्डी डांडा और में भी बिस्सू मेला मनाया गया। चबरियावा में खत स्याणा, राजेंद्र राय, अमर चौहान, सतपाल राय आदि मौजूद रहे। तो फ्रेंड्स ये था बिस्सू मेले का आयोजन खत उद पाल्टा के चबरियावा स्थल पर 35 साल बाद। तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है उत्तराखंड करंट अफेयर की दृष्टि से। उत्तराखंड की संस्कृति 5 जिलों में बनेंगे सघन फसलों के सैटेलाइट केंद्र। प्रदेश में सघन फसलों की खेती को बढ़ावा देने और किसानों को तकनीकी जानकारी देने के लिए 5 जिलों में सैटेलाइट केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए सघन पौधा केंद्र सैलाकों की ओर से सैटेलाइट केंद्र की योजना बनाई जा रही है। इन केंद्रों में खुलने से पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों को बीज, पौधा और सघन खेती जानकारी देने के लिए देहरादून के चक्कर नहीं लगाने पड़े। राज्य में लगभग 8,000 हेक्टेयर क्षेत्र में 21,000 किसान सघन फसलों की खेती कर रहे हैं। फसल का नाम है डेमस्क गुलाब, 118 क्षेत्रफल और उत्पादन 665 और लेमन ग्रास 756 और 576। राज्य में लगभग 8,000 हेक्टेयर क्षेत्र में 21,000 किसान सघन फसलों की खेती कर रहे हैं। क्षेत्रफल हेक्टेयर में, उत्पादन क्विंटल में। एरोमा खेती करने वाले किसानों को घर द्वार पर सभी सुविधाएं देने के लिए 5 जिलों में सैटेलाइट केंद्र खोलने की योजना बनाई जा रही है। तो फ्रेंड्स ये थी अपडेट। नेक्स्ट अपडेट है न्यायिक आयोग को सौंपी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश ने माफिया अतीक अहमद और भाई अशरफ अहमद की हत्या जांच के लिए 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया और इस आयोग के जो
जो ये आयोग गठन किया गया, इसके अध्यक्ष होंगे अरविंद कुमार त्रिपाठी, रिटायर्ड जस्टिस, पूर्व न्यायाधीश जो अरविंद कुमार त्रिपाठी हैं, के नेतृत्व वाले आयोग ने सेवानिवृत्त जिला जज ब्रजेश कुमार सोनी और पूर्व डीजीपी सुबेश कुमार सिंह इसके सदस्य होंगे। आयोग को 2 महीने में जांच का रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। कानून आयोग, जांच कानून आयोग 1952 के तहत गृह विभाग ने रविवार को इसका गठन किया। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए तीनों आरोपी। अगली अपडेट है, करंट अफेयर की अपडेट है। नेशनल पार्टी, अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया और 3 पार्टियां एनसीपी, टीएमसी, इनका दर्जा अभी नेशनल पार्टी का छीना गया। तो क्या कंडीशन है नेशनल पार्टी के लिए, इसको डिस्कस करेंगे हम। फर्स्ट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड पार्टी आफ्टर एवरी स्टेट असेंबली इलेक्शन एंड जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा इन ऑर्डर टू अकॉर्ड स्टेटस ऑफ द स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी। Election Commission in the para 6B of the election symbol reservation and allotment order 1968, according to the order a registered party will be eligible to be accorded national status if it manages। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक कंडीशन दी गई। पहली जो कंडीशन है, बी रिकॉग्नाइज एज स्टेट पार्टी इन 4 और मोर स्टेट, 4 या 4 से अधिक राज्यों में अगर किसी भी पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाता है तो वो एलिजिबल है नेशनल पार्टी के लिए। फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड है, सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स पोल इन एनी 4 स्टेट इन द लास्ट लोकसभा और असेंबली स्टेट। इसको कम से कम 6% वोट पोल्ड होने चाहिए 4 राज्यों में लोकसभा या असेंबली विधानसभा चुनाव में। थर्ड कंडीशन है, विंस एटलीस्ट 2% सीट इन लोकसभा फ्रॉम द नॉट लेस देन 3 स्टेट। 3 राज्यों में 2% से कम सीट नहीं होनी चाहिए लोकसभा सीट 2% से कम नहीं, ये तीसरी कंडीशन है। द सिंबल ऑर्डर ऑफ द 1968 वाज अमेंडेड इन 2016 टू गिव पार्टी 1 एडिशनल पास ओवर। तो फ्रेंड्स ये थी कंडीशन नेशनल पार्टी की। अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी को इसका दर्जा दिया गया, तो टोटल 6 नेशनल पार्टी अब भारत में हो गई है जिनको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया। और पहले ये 8 नेशनल पार्टी थी, इनमें से 3 नेशनल पार्टी को इनका दर्जा छीन चुका है और अब आम आदमी पार्टी इसमें इंक्लूड होकर टोटल 6 पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है। और दूसरी अपडेट है, क्राइटेरिया टू बी रिकॉग्नाइज एज स्टेट पार्टी। राज्य पार्टी बनने के क्या मानक हैं। अ पार्टी हैज टू सिक्योर 6% ऑफ द वैलिड पोल एंड 2 सीट्स इन असेंबली और 1 सीट इन लोकसभा पोल। पार्टी को 6% वैलिड वोट उसको पड़ने चाहिए और 2 सीट्स असेंबली विधानसभा चुनाव में, या तो 2 सीट विधानसभा चुनाव में और या तो 1 सीट लोकसभा पोल में उसको सिक्योर करनी होती है, तो तब उसे स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाता है। ये पहली कंडीशन है स्टेट पार्टी बनने की। सेकंड कंडीशन है, एट अ जनरल इलेक्शन और लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन द पार्टी मस्ट हैव वन एटलीस्ट 3% ऑफ द सीट्स इन द असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट सब्जेक्ट टू द मिनिमम सीट। कम से कम 30% सीट राज्य विधानसभा असेंबली में सिक्योर होनी चाहिए, पार्टी को जीतनी चाहिए और सब्जेक्ट टू द मिनिमम ऑफ 3 सीट्स। थर्ड है, एट लोकसभा जनरल इलेक्शन द पार्टी मस्ट हैव वोन एटलीस्ट 1 लोकसभा सीट फॉर एवरी 25 लोकसभा सीट अलॉटेड टू द स्टेट। लोकसभा जनरल इलेक्शन में पार्टी को कम से कम 1 लोकसभा सीट जीतनी चाहिए प्रत्येक 25 लोकसभा सीट में जो अलॉटेड है स्टेट को। फोर्थ वन है, एट द जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली द पार्टी मस्ट हैव एटलीस्ट 8% ऑफ द टोटल वैलिड वोट पोल्ड। जनरल इलेक्शन लोकसभा और विधानसभा के जो जनरल इलेक्शन होते हैं उसमें पार्टी को कम से कम 8% वैलिड जो वोट हैं पड़ने चाहिए। ये फोर्थ कंडीशन है स्टेट पार्टी का दर्जा देने के लिए। तो फ्रेंड्स ये थे आज हमने डिस्कस किए नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी के क्या इसके लिए क्राइटेरिया हैं और क्या बेनिफिट है नेशनल पार्टी के। रिजर्व पॉलिटिकल सिंबल इनको मिल जाता है। सच पार्टीज आर इंटाइटल्ड टू एक्सक्लूसिव अलॉटमेंट ऑफ दियर रिजर्व सिंबल्स टू कैंडिडेट्स थ्रू आउट द इंडिया। और इनके हेडक्वार्टर भी, जब किसी भी पार्टी को जब नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है तो उनके जो रेजिडेंशियल हेडक्वार्टर हैं ये भी बिल्ड किए जाते हैं। तो ये थी आज की अपडेट। जो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की नई अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल पे बने रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।